तो बेसिकली आज की क्लास में हम लोगों को किस तरीके से सोप का क्लींजिंग एक्शन काम करता है इस बारे में पढ़ना है। वैसे तो कई बार ये टॉपिक आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़े हुए रहते हो, पढ़ा ही होगा तुम लोगों ने कभी ना कभी। तो राइट नाउ हम लोग इसको अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये सब देख लिया था कि मिसल्स क्या होता है, सीएमसी क्या होता है, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, वगैरह वगैरह। अब हम लोगों को डायरेक्टली देखना है कि आखिर क्लींजिंग एक्शन आपके सोप का होता कैसे है। तो देखो, मैं सोप के क्लींजिंग एक्शन में जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है उस पर अपन डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं ये एक पर्टिकुलर ग्राउंड है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक पर्टिकुलर ग्राउंड है, और मान लेते हैं ये आप लोगों का एक दूसरा ग्राउंड है। अब इन दोनों ग्राउंड के बीच में क्या मौजूद है? खाई मौजूद है ना। इन दोनों ग्राउंड के बीच में क्या मौजूद है? लेट से खाई मौजूद है। अब अगर तुम्हें इस ग्राउंड से उस ग्राउंड में जाना है, तुम क्या करोगे? एक यहाँ पे लेट से तुमने क्या क्रिएट किया? तुमने एक ब्रिज क्रिएट किया। ये ब्रिज क्या कर रहा है? दोनों ग्राउंड्स को आपस में बोलो क्या करने का काम कर रहा है? कनेक्ट करने का काम कर रहा है। मानते हो? फिर इस ब्रिज के सहारे जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, वो अपना ट्रैवल करेंगे और ट्रैवल करके इधर से उधर क्या हो जाएंगे? आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री की नज़र से देखते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं अभी गर्मी बहुत है, और गर्मी नहीं भी हो तो भैया मेरी स्किन काफ़ी ऑयली टाइप की है। मतलब ऑयली भी नहीं कहोगे, ड्राई भी नहीं कहोगे, कुछ अलग सी बीच की सिचुएशन वाली वो स्किन है। अब ऐसे में ना बहुत जल्दी पसीना जो होता है वो मेरी स्किन में आके डिपॉजिट हो जाता है। धूल मिट्टी आके बहुत ज़्यादा अमाउंट में चिपक जाती है। मैं बाहर निकलूँ या ना निकलूँ, बट अगर मान लेते हैं आप कभी देखो निकाल कर तो आपको दिखेगा बाप रे कितना धूल चिपका हुआ है। तो बहुत जल्दी धूल मिट्टी एक्चुअली मेरी स्किन पे डिपॉजिट हो जाएगी। मेरे को बहुत गंदा गंदा लग रहा है, चिपचिप सा लग रहा है, चेहरा एकदम काला काला सा हो गया है, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, गई वॉश बेसिन में, पानी डाला मुंह पर, और हमने ट्राई किया कि उस पानी की सहायता के हिसाब से मैं क्या कर सकूँ, उस पर्टिकुलर गंदगी को मेरे मुंह से निकाल सकूँ। तो क्या वो जो ऑयल मेरे स्किन में डिपॉजिट हो चुका है, या फिर लेट से कोई डस्ट पार्टिकल अगर मेरी स्किन पर डिपॉजिट हो गया है, तो क्या वो निकल जाता है क्या सिंपल पानी की मदद से? बिल्कुल नहीं निकलता। कोई भी डर्ट, ग्रीसी डर्ट का मतलब फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया, आपके कपड़ों के ऊपर खाना गिर गया तो डेफिनेटली उसमें ऑयल होगा, है ना। या फिर आप मान लेते कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें धूल मिट्टी टाइप की चीज़ होती है, या कोई लुब्रिकेंट गिर जाता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो डर्ट आपके ऑर्गेनिक चीज़ों की बनी हुई है। ऑर्गेनिक का मतलब जो आप लोगों का कार्बन चेन की बनी हुई कोई भी डर्ट अगर आपके कपड़ों में चिपकी हुई रहती है, या फिर अगर आप लोगों के बॉडी में चिपकी हुई है, आपके फेस में चिपकी हुई है, और अगर आप बोल रहे हो कि मैं उस पर्टिकुलर डर्ट को पानी की सहायता से क्या करूँगा, रिमूव करूँगा, है ना। आप इस ग्रीसी डर्ट में क्या डालते हो? सिर्फ पानी डालते हो, और कोशिश करते हो कि सिर्फ पानी डालने से ये ग्रीसी डर्ट क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। क्या ये रिमूव होगी? हमारा क्वेश्चन, क्या ये पानी डालने से मेरा चेहरा क्लीन हो जाएगा? तो आंसर है नहीं। क्या ये रिमूव होगी? बिल्कुल ये रिमूव नहीं होगी, ये रिमूव नहीं होगी। क्यों ये रिमूव नहीं हो रहा है? इसका देखो रीज़न बहुत ही सिंपल है, लॉजिकल है। हम केमिस्ट्री में एक नियम तो बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, बोलो क्या? वो होता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। यानी कि अगर कोई कंपाउंड आयोनिक है तो वो किस में डिजॉल्व होना पसंद करता है? वो किसी दूसरे ऐसे कंपाउंड में डिजॉल्व होना पसंद करता है जो खुद भी डिजॉल्व होने वाला और डिजॉल्व करने वाला दोनों ही आयोनिक हो, या दोनों ही पोलर हो, है ना। अगर आप मान लेते हैं एक पोलर ले लेते हो, और आप मान लेते हैं एक नॉन पोलर ले लेते हो, और उन दोनों को आपस में डिजॉल्व कर रहे हो, तो उनका जो डिजोल्यूशन है, मतलब जो उनका डिजॉल्व होने की टेंडेंसी है, वो बहुत ही लो रहेगी, वो आपस में डिजॉल्व नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे जो आपने पानी का इस्तेमाल किया है ना, ये जो वाटर का इस्तेमाल किया, एज वी ऑल नो कि वाटर में डायपोल मोमेंट होता है, ये एक पोलर स्पीशीज़ है। और जो डर्ट हम ले रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि वो ऑर्गेनिक है, कार्बन की चेन है, तो डेफिनेटली वो आप लोगों की कैसी है, नॉन पोलर चीज़ है। तो आप बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप एक डर्ट को यानी कि एक नॉन पोलर चीज़ को एक पोलर चीज़ की सहायता से आप रिमूव करने की कोशिश कर रहे हो, हमारा।
तो केमिस्ट्री के नियमों के तो ये विरुद्ध है, ठीक है, ये वाली चीज़ तो होगी नहीं। हेलो, है ना, ये तो चीज़ गलत है, ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि पोलर है और एक चीज़ नॉन पोलर है। फिर अब क्या करें? तो हमें एक्चुअली कोई एक ऐसा मीडियम चाहिए होता है जो ब्रिज का काम करे। मेरी स्किन में लगी हुई नॉन पोलर डर्ट, राइट, और जो मेरे पानी है यानी कि जो पोलर है, उनके बीच में किसका काम करे? एक ब्रिज का काम करे, जैसे कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में किया था। ठीक है, क्या चाहिए हम लोगों को? हमारी जो डर्ट है उसको पानी निकाल नहीं सकता क्योंकि डर्ट आप लोगों की बोलो कैसी है? नॉन पोलर है। और जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वाटर, वो पोलर है। तो अब क्या करें? तो हम बेसिकली एक ब्रिज इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं? डर्ट और H2O के बीच में एक ब्रिज बनाते हैं। ठीक है, ये ब्रिज डर्ट और H2O को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। इस ब्रिज का वो पार्ट जो डर्ट से जाके चिपकता है ना, ये एंड जो पर्टिकुलर क्या करता है, आप लोगों का डर्ट से जाके चिपकता है, उस पर्टिकुलर एंड को हम लोग बताओ कैसा बनाते हैं? उस पर्टिकुलर एंड को हम लोग बताओ कैसा बनाते हैं? उसको नॉन पोलर बनाते हैं। ठीक है, ये वाला एंड हमारा ब्रिज का कैसा रहता है? नॉन पोलर। और जो पार्ट आप लोगों के वाटर से कनेक्टेड होता है, उस पार्ट को हम लोग कैसा बनाते हैं? उसके अदर एंड को हम पोलर बनाते हैं। यानी कि बेसिकली ये आप लोगों का एक ऐसा ब्रिज है जिस ब्रिज में एक कोना पोलर से बना हुआ है और एक कोना नॉन पोलर से बना हुआ है। तो होगा क्या? आप लोगों का जो नॉन पोलर वाला एंड है वो डर्ट से जाके चिपक जाएगा और जो पोलर वाला एंड है वो वाटर से जाके चिपक जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बस केमिस्ट्री की दुनिया में इसी प्रकार के ब्रिज को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? आप लोगों का सरफेक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इन लोगों, हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया में इनको हम लोग कहते हैं सरफेक्टेंट्स। ठीक है, वैसे तो अगर आप गूगल करोगे सरफेक्टेंट्स की एक्चुअल डेफिनेशन, तो सरफेक्टेंट्स की डेफिनेशन में आपको कुछ इस तरीके की चीज़ मिलेगी। एक ऐसा पर्टिकुलर केमिकल जो क्या रिड्यूस करता है? सरफेस टेंशन रिड्यूस करता है। ठीक है, क्या रिड्यूस करता है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है या फिर लेट से नहीं भी पढ़ी है तो आगे पढ़ोगे। तो सरफेस टेंशन कैसी प्रॉपर्टी है? सरफेस टेंशन इज आप लोगों का इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, विच प्रॉपर्टी इट इज। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ के लिए क्या होती है? बोलो, डिफाइन होती है। तो अगर आप कोई बहुत बड़ी सरफेस भी ले आते हो फिर भी, लेकिन सरफेस टेंशन तो पर यूनिट लेंथ के लिए डिफाइन होगी। तो देयरफॉर ये कैसी प्रॉपर्टी होती है? इंटेंसिव। खैर, सरफेस टेंशन की बात हुई और थर्मोडायनेमिक्स मेरे दिमाग में चल रहा है तो मैंने इस पर बातचीत कर ली। तो ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और इस पर्टिकुलर चीज़ को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? हमारा सरफेक्टेंट्स कहते हैं। ये सरफेक्टेंट्स क्या होते हैं? ये एक ब्रिज के जैसे एक्ट करते हैं। किसके बीच में? डर्ट और H2O। और यही सरफेक्टेंट हमारे क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। किस पर्पज़ के लिए हेल्प करते हैं? जब आपको कपड़ों से या अपनी स्किन से धूल मिट्टी हटानी होती है, उस पर्पज़ के लिए। ठीक है, ओके। तो अभी सरफेक्टेंट्स की दुनिया में वापस आते हैं। अब देखो, सरफेक्टेंट्स को हम लोग दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर देते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सोप और एक को हम लोग कहते हैं डिटर्जेंट। खैर, अब तो सोप के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि लॉन्ड्री सोप हो गया और एक आपकी बॉडी में आप जो सोप यूज़ करते हो एक वो सोप हो गया। तो अपन सोप्स नहीं पढ़ रहे हैं, ना ही हम डिटर्जेंट्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे भी क्लींजिंग एक्शन और सोप बताना था। सो देयरफॉर मैंने ये टॉपिक पर्टिकुलरली बता दिया ताकि रिवाइज हो जाए, रिकॉल हो जाए। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उन्हें पता चल जाए। अदरवाइज मुझे सोप को बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अब ये सोप होता है, एक डिटर्जेंट होता है। अब तो आजकल बॉडी वॉशेस आने लगे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वाली चीज़ें आ गई हैं, तो उसमें आपको अपना भेजा नहीं फ्राई करना है कि अच्छा मैडम सोप एग्जैक्टली क्या है या फिर डिटर्जेंट एग्जैक्टली क्या है। बस इतना याद रखो, ये तुम्हारे लिए सफिशिएंट है कि सरफेक्टेंट्स को हमने क्या किया? क्लासीफाई कर दिया एक सोप में और एक डिटर्जेंट्स में। शैम्पू वगैरह, आपके कंडीशनर वगैरह है ना, ये सब उसी में आ जाएगा। बट कंडीशनर बेसिकली क्लींजिंग एक्शन के लिए नहीं होता है। तो सरफेक्टेंट्स हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कर सके? क्लीन कर सके। अब देखो, सोप की दुनिया में दो नाम ना बहुत ही फेमस हैं और उनके फॉर्मूले तुमको याद होने चाहिए। जैसे एक होता है C15 H31 COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये आपका एक सोप। दूसरा होता है C17
H35 और COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का सोडियम, SOD डॉट लिख देती हूँ मैं, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखती, इसे कहते हैं हम पाल्मिटेट। तुम लोग कहीं भी अगर सोप खरीदने जाओगे ना तो उसके पीछे का पढ़ना कि किस चीज़ से वो बना हुआ है, राइट। तो जिस चीज़ से वो बना हुआ रहेगा उसमें आपको ये नाम, ये जो दो नाम मैं लिखवा के दे रही हूँ, सोडियम पाल्मिटेट और सोडियम स्टीरेट, ये आपको मिलेगा। इवन आप जो शैम्पू खरीदते हो उसके पीछे ये स्टीरेट और पाल्मिट बहुत कॉमन है, आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा, फिर डिटर्जेंट क्या होते हैं? देखो, डिटर्जेंट और सोप में एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि जब हम सोप की बात करते हैं तो हमारे पास COO निगेटिव होता है, यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ, इसके पास क्या है, कार्बो ऑक्सैलिक एंड है ना, इसके पास क्या है, कार्बो ऑक्सैलिक एंड है। लेकिन अगर मैं डिटर्जेंट की बात करूं तो जैसे मान लेते हैं मैंने एक डिटर्जेंट का फॉर्मूला लिख दिया, CH3CH211SO4 नेगेटिव Na पॉजिटिव, बराबर, ये मैंने लिख दिया। तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आपको कार्बो ऑक्सिलेट ग्रुप नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको कौन सा ग्रुप मिल रहा है, आपको सल्फेट ग्रुप मिल रहा है। तो ये जो सल्फेट ग्रुप आपको मिला है, इस सल्फेट ग्रुप की वजह से क्या हो जाता है, आपकी वही पर्टिकुलर स्पीशीज क्या कहलाने लगती है, डिटर्जेंट कहलाने लगती है। ठीक है, ओके, तो डिफरेंस क्लियर है कि व्हाट इज डिटर्जेंट, व्हाट इज आपका सोप, और इस पर्टिकुलर का नाम होता है सोडियम लॉरियल सल्फेट। ठीक है, ये हो गया, बस खत्म। अब यहाँ पे ये तो हमने बेसिकली क्लींजिंग एक्शन के बारे में बात तो नहीं की, बट जो जनरल क्लासिफिकेशन था सोप का हमने वो पढ़ लिया, या सर्फेक्टेंट्स का। अब बात करते हैं हम डिटर्जेंट की, या बात करें हम सोप की। तो अगर मैं Na पॉजिटिव को हटा दूं तो तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं उस Na पॉजिटिव को हटा देती हूँ तो एक लंबी सी कार्बन की चेन है मेरे पास, जैसे 15 कार्बन तो खैर मैं ड्रॉ नहीं करूंगी अभी, बट मान लेते हैं एक लंबी कार्बन की चेन है, और उस लंबी कार्बन की चेन के बाद आपको इस तरीके का एक ग्रुप दिख रहा है, राइट। तो देखो, ये जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट, ठीक है, ये जो आप लोगों को पार्ट बेसिकली दिख रहा है, दिस पार्ट इज कंसीडर्ड एज आयोनिक पार्ट। इसे हम लोग अपना कौन सा पार्ट कंसिडर करते हैं, आयोनिक पार्ट, या फिर मैं कहूँ इसको हम लोग हमारा कौन सा पार्ट कंसिडर करते हैं, इसे हम कहते हैं पोलर पार्ट। और क्योंकि ये पोलर पार्ट है, इसका मतलब ये जरूर खुद को किसके पास जाके चिपकाने की कोशिश करेगा, पानी के पास जाके चिपकाने की कोशिश करेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। इसे कौन सा पार्ट कहते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट। और पीछे में आपको क्या दिख रही है, यहां से इस तरफ, ये इस तरफ आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ कार्बन की चेन है ना, वो आपकी क्या है, कार्बन की चेन है। तो ये जो कार्बन की चेन है, दिस पार्ट इज कंसिडर्ड एज विच पार्ट, दिस इज नोन एज नॉन पोलर पार्ट, राइट। और क्योंकि ये नॉन पोलर पार्ट है, सो देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, आप लोगों का पानी से प्यार है कि इसको नहीं, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक तो वहां पे चलेगा नहीं, पानी पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये पानी से डरता है, ये पानी से खुद को दूर करेगा। सो दिस इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो ये ब्रिज में दो पार्ट्स दिख गए, कैसे हो रहे हैं, एक हो रहा है आपका हाइड्रोफिलिक और एक हो रहा है आपका हाइड्रोफोबिक। अगर मैं डिटर्जेंट यूज करती तो इतना पार्ट क्या कहलाता, हाइड्रोफोबिक, और SO4 नेगेटिव वाला पार्ट इतना, ये क्या कहलाता मेरा, हाइड्रोफिलिक। यानी कि बेसिकली जो भी सर्फेक्टेंट्स आप यूज करते हो, उस सर्फेक्टेंट्स के पास दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका नेगेटिव मतलब पोलर एंड होता है, और एक उसका क्या होता है, नॉन पोलर एंड होता है। तो जो पोलर एंड होता है ना, यानी कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, दैट इज नोन एज आप लोगों का हेड। और जो आपका नॉन पोलर पार्ट होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लेट्स से डाइपोल मोमेंट नहीं है, इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, टेल। अब लास्ट क्लास में हमने ये तो सीख ही लिया था कि मिसल्स क्या होते हैं, तो अब आगे उसके कंटिन्यू करेंगे। मान लेते हैं कि आपके पास कोई डर्ट है, ठीक है, मान लो कि ये एक पर्टिकुलर क्लॉथ है और ये क्लॉथ के ऊपर एक डर्ट है, दिस इज माई डर्ट। तो इस डर्ट का जो खुद का नेचर होता है वो कैसा नेचर होता है, नॉन पोलर नेचर होता है। तो इस नॉन पोलर नेचर के पास उस पर्टिकुलर सोप की या उस पर्टिकुलर डिटर्जेंट की जितनी भी टेल है वो आके चिपक जाएगी, क्योंकि टेल इज बेसिकली नॉन पोलर पार्ट या फिर हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो जो भी आपने सर्फेक्टेंट्स यूज किए हैं वो सारे के सारे सर्फेक्टेंट्स क्या हो जाएंगे, अपनी टेल के मीडियम के वाया
इस तरीके से उस डर्ट के ऊपर आके बोलो क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। उससे इस तरीके से बोलो क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। इस तरीके से बोलो क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। सारे डर्ट्स इसके ऊपर इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। और जो हेड वाला पार्ट है वो अटैच नहीं होगा, क्योंकि हेड वाला पार्ट बोलो कैसा है, हेड वाला पार्ट तो पोलर है, वो क्यों जाके डर्ट से चिपकेगा। अगर हेड वाला पार्ट चिपक सकता तो पानी ही चिपक जाता ना भाई, उसको अपन को सर्फेक्टेंट यूज करने की जरूरत ही क्या पड़ती। तो ये हेड वाले पार्ट किसके साथ चिपकेंगे, आजू बाजू में वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, H2O के वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वो जो H2O के वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे आजू बाजू, ये हेड वाले पार्ट बेसिकली उनके साथ अटैक्ट होंगे या उनसे इंटरैक्ट करेंगे। क्यों उनसे इंटरैक्ट करेंगे, क्योंकि वो भी पोलर और आप लोगों के आजू बाजू का जो पानी है वो भी बताओ कैसा है, पोलर है। यानी कि इनके बीच में एक तरीके का एक इंटरैक्शन बन जाएगा, है ना, ये इस तरीके का इंटरैक्शन बन जाएगा। तो यानी कि इनडायरेक्टली हुआ क्या, डर्ट को जाके जोड़ लिया आपके किसने, नॉन पोलर पार्ट ने, और आप लोगों का जो पानी है उसको किसने जोड़ लिया, आप लोगों के पोलर पार्ट ने। क्या ये बात समझ में आ रही है। ये तो खैर मैंने आप लोगों का आधा ही पार्ट बनाया। अगर मैं इस डर्ट को ऐसा दिखा देती तो ऑब्वियस है कि आजू बाजू आप लोगों के इस तरीके से और टेल्स आके जुड़ जाती, एक कंप्लीट मिसल बन जाता, है ना, एक कंप्लीट क्या बन जाता, मिसल बन जाता, राइट, एक कंप्लीट क्या बन जाता, मिसल। इसी को तो हम लोग मिसल कहते हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो अब होगा क्या कि जब भी आप क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो। जैसे कई बार तुमने देखा होगा, है ना, कि जब हम लोग कपड़े धोते हैं तो ब्रश वगैरह होता है, अगर जिद्दी दाग होते हैं तो उनको निकालने के लिए हम ब्रश का प्रयोग करते हैं, या फिर पानी में डिटर्जेंट मिलाकर आप उसको घोल कर रख दे, मतलब घोल नहीं, मतलब भिगा के रख देते हो कपड़ों को, राइट। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि जो सोप है, ठीक है, वो पानी के डर्ट और पानी के साथ इस तरीके का क्या बना लेता है, एक कॉम्बिनेशन बना लेता है ना, इस तरीके का क्या करता है, एक कॉम्बिनेशन बना लेता है। यानी कि हम बेसिकली ये कहते हैं कि क्या बन जाता है, मिसल फॉर्मेशन हो जाता है। वहां पे क्या हो जाता है, मिसल का फॉर्मेशन हो जाता है, बराबर क्या हो जाता है, आप लोगों का मिसल फॉर्मेशन हो जाता है। अब मिसल फॉर्मेशन होने के बाद अब क्या होता है, अब उसके बाद क्या होता है, अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों का जो कपड़ा है या फिर आप लोगों का जो चेहरा है, अब उसमें जो गंदगी चिपक गई है, सोप जब हम लगाते हैं तो सोप उस गंदगी के साथ जाके क्या बना लेता है, मिसल फॉर्मेशन बना लेता है। और जब हम लोग अपने चेहरे को पानी से धोते हैं, मतलब जब हटाते हैं अपने चेहरे से पानी, है ना, वॉश अवे जब उसको करते हैं, तो वॉश अवे करने का मतलब बेसिकली हम लोग पानी को क्या करते हैं, बाहर की तरफ खींचते हैं कि पानी को अपने चेहरे से हटा रहे हैं हम लोग। अगर पानी हटेगा तो अल्टीमेटली टेल भी हटेगी, क्योंकि पानी ने किसको जोड़ के रखा है, सॉरी, हेड को जोड़ के रखा है। हेड हटेगा तो हेड के साथ साथ टेल भी पीछे की तरफ खींचा जाएगा। तो अब अगर आपका जो टेल हटेगा तो टेल के साथ जो डर्ट चिपकी हुई है वो भी हटेगी, और फिर हमारी जो स्किन है, ये जो हमारा जो कपड़ा है, वो चमकता दमकता हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका सोप है उसका क्लींजिंग एक्शन इस तरीके से क्या करता है, काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। ये जानकारी तुम लोगों को होनी चाहिए कि सोप का क्लींजिंग एक्शन भैया किस तरीके से काम करता था, बस दैट्स ऑल। तो यहाँ पे हम लोगों का जो आपका लास्ट टॉपिक था, ठीक है, यानी कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइज ऑफ डीपी, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन हमारा पूर्णतः तरीके से खत्म हो गया है। अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है दैट इज आप लोगों का क्या, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, ठीक है, कि आप लोगों का प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स हम कैसे करती हैं, कोलाइड्स आखिर किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो बस ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक बात का कि सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो मिसल फॉर्मेशन है, बेसिकली मिसल फॉर्मेशन ही क्या करता है, हेल्प करता है क्लीनिंग में। अगर मान लेते हैं आपने शैम्पू या सोप आपने यूज किया है बट वो डर्ट के साथ जाके मिसल नहीं बना पा रहे, क्यों नहीं बना पा रहे, प्लीज डोंट लुक इट, उसके तरफ मत देखिए, क्योंकि उसके आपके टॉपिक के बियॉन्ड की चीज है। बट अगर मिसल नहीं बन पा रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ठीक है, तो आप लोगों के जो पर्टिकुलर डर्ट है वो साफ नहीं होती है ना, वो पर्टिकुलर डर्ट क्या होती है, साफ नहीं होती। यानी कि क्लींजिंग एक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मिसल फॉर्मेशन क्या है, आप लोगों का इन्वॉल्व है, ठीक है। कौन इन्वॉल्व है, मिसल फॉर्मेशन। यानी कि अगर आपको जब भी कुछ क्लीन करना है, ऑयल के दाग, कुछ लेट्स से सर्फ आपके क्या कहते हैं फैट्स के दाग, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो, आप इस्तेमाल करते हो इस तरीके से सोप्स या फिर डिटर्जेंट्स का, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे और तुमको याद रखना है
कि जो बेसिकली आपके सोप्स होते हैं या फिर जो आप लोगों के डिटर्जेंट्स होते हैं, इन सोप्स या फिर डिटर्जेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का इमल्सीफायर कहते हैं। इमल्सीफायर बेसिकली मैं वही कहूँगी कि सर्फेक्टेंट्स लाइक सर्फ, आप एक अलग वर्ड यूज़ कर लिया गया है बेसिकली हमने, बट ये भी एक प्रकार से क्या है, सर्फेक्टेंट्स ही है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन एक होता है आप लोगों के मिल्क वाला। अब ये मिल्क का क्या है भैया, इलस्ट्रेशन समझाइए। देखो, दूध के पार्टिकल्स क्या है, बेसिकली मिल्क किस चीज़ से बना है, पानी होता है, वाटर होता है, प्लस प्रोटीन होता है, बराबर, यही तो होता है, यही तो होता है दूध के अंदर, या फिर चलो प्रोटीन भूल जाओ, फैट मॉलिक्यूल्स, यही तो होते हैं। मान लेते हैं दूध के अंदर जो भी फैट मॉलिक्यूल्स है वो तुम्हें कहीं से मिल गए, ठीक है, दूध के अंदर जो भी फैट मॉलिक्यूल्स है वो तुम्हें कहीं से मिल गए। अब पानी तो भैया सबके घर में होता ही है। अब तुम क्या करते हो, वाटर लाते हो, वाटर और फैट मॉलिक्यूल्स को मिक्स करते हो और तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि दूध बन जाए। कितना अच्छा होगा अगर ऐसे दूध बन जाएगा तो, राइट। तो क्या सही में दूध बन जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। दूध अगर बन भी गया वो एक्चुअली एक सस्पेंशन बन जाता है। वो कोलाई मिल्क, मैंने बताया था मिल्क आप लोगों का कैसा सोल्यूशन होता है, मिल्क आप लोगों का एक कोलाइडल सोल्यूशन होता है ना। आपका जो अगर आप वाटर या फैट के मॉलिक्यूल सिंपली ला देते हो और उनको मिक्स करने के बाद आप एक्सपेक्ट करोगे कि दूध बन जाएगा, तो दूध नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? देखो, दूध इसीलिए नहीं बनता क्योंकि वाटर जो है ये आपके पोलर नेचर का है और ये आपके नॉन पोलर नेचर का। तुम कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि दोनों प्रॉपरली आपस में अच्छे से खुशी खुशी राजी खुशी रहें? फिर तो जो नेचुरली गाय का, बकरी का या किसी दूसरे मैमल का जब हम दूध निकालते हैं तो उन दूध के अंदर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मौजूद होती है, एक प्रोटीन मौजूद होता है उस दूध के अंदर। उस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं कैसिन। ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन होता है ना, ये बेसिकली एक इमल्सीफायर है जो वाटर और आपके फैट मॉलिक्यूल्स इनके बीच में एक ब्रिज के जैसा काम करता है। ठीक है, ये किसके जैसा काम करता है? आप लोगों के ब्रिज के जैसा काम करता है। और जब ये ब्रिज के जैसा काम करता है तो ये वाटर के और जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपस में जोड़ कर रखता है, बराबर, और जोड़ के रखता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हाँ करके हम लोगों का जो दूध है वो क्या है, आपका स्टेबल है। ठीक है, या आप लोगों का क्या है, स्टेबल है। अदरवाइज अगर आप क्या करो, सिंपली क्या करो, लेकर आ जाओ पानी और फैट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और आप उनमें से क्या कर दो, ये हटा दो, कैसीन हटा दो और उनको सिंपली मिक्स करने की कोशिश करो, तो ये बेसिकली उनको मिक्स या बाइंड करने का काम, ये क्या करता है, बाइंड करने का काम करता है। वो बाइंड नहीं हो पाएंगे तो और वो दोनों अलग अलग रहेंगे। तो कोलाइडल सोल्यूशन मिल्क क्यों है? इस केसिन की वजह से वो एक कोलाइडल सोल्यूशन है। ठीक है, वो किसकी वजह से है? कोलाइडल सोल्यूशन केसिन की वजह से है, राइट। तो केसिन बेसिकली अगर आप देखोगे तो फूड इंडस्ट्री में एक थिकनिंग एजेंट के जैसे काम करता है। मतलब अगर आपको कोई एक ऐसा पर्टिकुलर सब्सटेंस बनाना है जिसकी आप थिक करना चाहते हो, मतलब ग्रेवी उसकी थिक करना चाहते हो, ठीक है, खाने वाली ग्रेवी में तो नहीं, ये घर में सब्जी वब्जी जो बनती है उसकी ग्रेवी में नहीं, बट किसी भी चीज़ में अगर आप चाहते हो कि थोड़ा वो क्रीमी बने, थोड़ा थिक क्रीम बने, तो वहाँ पे बेसिकली हम लोग किसका यूज़ करते हैं, आप लोगों का कैसीन का यूज़ करते हैं, बराबर। ओके, तो ये कहानी थी और ये एक छोटा सा गिफ्ट है जिससे तुम्हें समझ में आया कि आखिर किस तरीके से काम करता है बेसिकली आपका क्लींजिंग एक्शन। तो एक फैब्रिक है, उसके ऊपर ऑयल ड्रॉपलेट है। तुम देखो जो टेल मैंने बनाई है वो सारी टेल आके उस ऑयल ड्रॉपलेट को चिपक गई और फिर बाद में क्या हुई, खुद जो पानी के साथ भी देखो चिपक गई। और फिर जब हमने पानी को अलग हटाने की कोशिश की तो पानी के साथ साथ हेड हटा, हेड के साथ साथ टेल हटी, टेल के साथ साथ ऑयल हटा और फैब्रिक आपका फ्री हो गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सूप। ठीक है, इसको यहाँ खत्म करते हैं। कल की क्लास से प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड स्टार्ट करेंगे।